अभी के पाठ में भैयावहन पाठ 2 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ में हम लोगों को ये देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। 3 क्षेत्रकों जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों की चर्चा पूर्व के वीडियो में की गई है। तीनों क्षेत्रकों के विभिन्न उदाहरणों की चर्चा हुई थी। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इनका योगदान है उसकी चर्चा हुई थी। तीनों क्षेत्रकों के योग जीडीपी में जो बदलते हैं इसकी भी चर्चा हुई थी। तो अब इस वीडियो में हम लोगों को देखना है, अभी के पाठ में हम लोग यह पढ़ेंगे कि तीनों क्षेत्रकों की तुलना किस प्रकार से की जाती है। यह 3 क्षेत्रक जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना किस रूप में की जाए। तो इस बात की जानकारी आप ले चुके हैं, यह जानकारी दी गई है आपको कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, जो विनिर्मित करता है, और सेवा क्षेत्रक के माध्यम से जो उसे गति देने का काम किया जाता है, इन तीनों क्षेत्रकों के द्वारा बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन होता है। लेकिन इसके बावजूद भी यह हमें जानना आवश्यक है कि क्या इन तीनों क्षेत्रकों का योगदान जीडीपी में एक समान है? क्या रोजगार प्रदान करने में तीनों क्षेत्रकों का योगदान एक प्रकार का है या कि इसमें भिन्नता है? इन बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये बताना है आपको कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का जो आकलन किया जाता है और उनका योग जो निकाला जाता है, तो इसमें संख्याओं को महत्व नहीं दिया जाता है। अंतिम सेवा अथवा अंतिम मूल्य जो होता है उसकी ही गणना की जाती है और वही जीडीपी को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी सुझाव दिया है कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग निकालने के बजाय उनके मूल्यों का इस्तेमाल किया जाना ज़्यादा लाभकारी होता है। अब उदाहरण के तौर पर मानिए कि कोई किसान गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं का उत्पादन किया, वह 8 रुपये या 10 रुपये किलो के दर से उस गेहूं को किसी उद्योगपति को बेच देता है। वह उद्योगपति क्या करता है, तो उस गेहूं की पिसाई करा करके आटा में तब्दील करता है। आटे की कीमत 10 रुपये हो जाती है और उस आटे का उपयोग करके, उस आटे में रिफाइन है, चीनी है या अन्य सामग्री है, उसका इस्तेमाल करके वह बिस्किट बनाता है और उस 10 रुपये के आटे में अन्य सामग्रियों को मिलाकर वह 60 रुपये में बिस्किट को बेचता है। तो अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अंतिम मूल्य हमारा वह 60 रुपये हुआ, न कि गेहूं का मूल्य 8 रुपया, न कि आटे का मूल्य 10 रुपया, न अलग से रिफाइन, न अलग से चीनी। ये सभी नहीं काउंट करना है, क्योंकि अगर इन सबों को बारी बारी हम जोड़ते हैं, उसकी गिनती करते हैं, तो पता चलेगा कि बिस्किट की कीमत में गेहूं को 2 बार जोड़ लिया गया, आटे को 2 बार जोड़ लिया गया, एक ही वस्तु की कीमत बार बार जोड़ ली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सही परिणाम नहीं मिल पाएगा। आगे चर्चा है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। ऐतिहासिक परिवर्तन इस बात की चर्चा तो क्रमशः होती रही है कि प्राथमिक क्षेत्रक
वह कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। और भारत जैसे देश कृषि प्रधान देश के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में यहाँ चर्चा है कि जैसे जैसे हमारी कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया और वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत उत्पादन भी बढ़ता चला गया। लगभग 100 वर्षों के बाद और विशेष करके विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने भी अस्तित्व में आए। प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को परिवर्तित करके यह औद्योगिक क्षेत्र उसके मूल्यों में वृद्धि करने का काम किया, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने का काम किया। तो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तु को द्वितीयक क्षेत्र ने और मूल्यवान बना दिया। इन दोनों क्षेत्रकों के द्वारा किए गए कार्य को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, ग्राहकों तक उपलब्ध कराने के लिए अनेकानेक प्रकार के व्यवस्थाओं को बनाने की आवश्यकता हुई। अब जैसे कि परिवहन व्यवस्था, जैसे कि संचार व्यवस्था, अनेकानेक प्रकार की बातें देखने को मिली, वह तृतीयक क्षेत्र से संबंधित देखा गया। तो इन तीनों क्षेत्रकों के द्वारा विभिन्न प्रकार से जीडीपी में योगदान दिया गया। इनका योगदान रोजगार के क्षेत्र में भी देखा गया और साथ ही साथ यह देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का काम किया है। तो इन तीन क्षेत्रकों की जो तुलना हम लोग करने जा रहे हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज 24 को निकाल लीजिए। इसमें एक आंकड़ा दिया गया है, आरेख 1। इस आरेख 1 को आप समझने का प्रयास करेंगे। इस आरेख 1 में आप देखिए, अपनी अपनी किताबों को सामने रखिए, 1973 और 2003 की तुलना की गई है। इसे हम क्रमशः बोर्ड पर भी बनाने का प्रयास करते हैं। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा जीडीपी को दर्शाता है। तृतीयक क्षेत्र द्वारा जीडीपी, इसमें देखिए प्रारंभ किया गया है, एक आंकड़ा 1973 का है और दूसरा आंकड़ा 2003 का है। इसमें यह एक आंकड़ा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे आप क्रमशः देखेंगे। दस 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70,000,
80,000, 90,000, 1,00,000, फिर पुनः 1,10,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, 2,00,000, 2,10,000। इस प्रकार से आंकड़ा दिया गया है। तो 1973 में देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को हरे कलर से दर्शाया गया है। उन्नीस सौ 73 की अगर बात देखते हैं ये अलग अलग ग्राफ तैयार किया गया है, इसको देख करके समझने का प्रयास कीजिए। हरे कलर से जो दिखाया गया है वह प्राथमिक क्षेत्र को दर्शा रहा है, पीला कलर द्वितीय क्षेत्र को दर्शा रहा है और नीला कलर तृतीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो 1973 में यह जो हरे कलर से अलग अलग डॉट बना करके दिखा रहे हैं, तो यह इसका योगदान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कम देख रहे हैं, उससे कुछ कम द्वितीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का उससे भी कम है। जब यह 2003 में इसकी तुलना की गई है तो देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी में योगदान कर रहा है 50,000 करोड़ रुपए का। तो यह 1973 की तुलना में आगे बढ़ा है। द्वितीय क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है, यह भी 50,000 करोड़ रुपए का योगदान जीडीपी में कर रहा है, जबकि तृतीय क्षेत्र देख रहे हैं कि 1,10,000 करोड़ रुपए का योगदान कर रहा है, जो कि 1973 की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो अब देखना है अगले आंकड़े में आरेख 2 में जरा देखिए कि जिस अनुरूप 1973 में जीडीपी में हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की थी वह 2003 में रह पाई क्या? नहीं रह पाई, काफी उसमें कमी हुई है। द्वितीय क्षेत्र में जो उसका योगदान था उस योगदान में देख रहे हैं कि 2003 में इसका योगदान बढ़ा है और तृतीय क्षेत्र में भी जीडीपी में 2003 में इसका योगदान काफी बढ़ा है। लेकिन अगर रोजगार क्षेत्र की बात करें तो रोजगार देने में प्राथमिक क्षेत्र 1973 में सबसे आगे था, द्वितीय क्षेत्र बहुत ही कम, तृतीय क्षेत्र उससे कुछ ज्यादा है। जबकि 2000 ईस्वी का जो आंकड़ा देख रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र इसमें भी बहुत ही आगे है, लगभग यह 60 से 62% रोजगार दे रहा है। द्वितीय क्षेत्र भी 20% के आसपास रोजगार देने में सक्षम है और तृतीय क्षेत्र लगभग 25 से 30% रोजगार देने में सक्षम है। तो अब जरा यह विचार करने की बात है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो जीडीपी में काफी कम देखने को मिला, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में वह सबसे आगे रहा। कारण क्या है? जबकि दूसरी ओर देखते हैं कि क्षेत्रकों में यह जीडीपी में हिस्सेदारी की अगर बात होती है तो तृतीय क्षेत्र का योगदान तो कम है और रोजगार के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका जो है
प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में कम है। तो अब यह मन में प्रश्न आता है कि अधिकांश लोग नियोजित कहाँ हैं। जरा इसे देखना है। प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में तृतीयक क्षेत्रक रोजगार के मामले में काफी पीछे है, जबकि जीडीपी में उसका योगदान सर्वाधिक है। तो अब ऐसी कौन सी बात है कि रोजगार देने में तृतीयक क्षेत्रक पीछे है लेकिन जीडीपी में आगे है, और दूसरी ओर प्राथमिक क्षेत्रक रोजगार तो सर्वाधिक दे रहा है, चाहे 1973 की बात हो चाहे 2003 ईस्वी के आंकड़े की बात हो, तो रोजगार तो सर्वाधिक वही दे रहा है, लेकिन जीडीपी में उसका योगदान उस अनुपात में नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? तो बताया गया है कि अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, कृषि क्रियाकलाप की ही अगर बात करते हैं तो अगर किसी खेत में 2 श्रमिक की आवश्यकता है तो उसी खेत में परिवार के सारे सदस्य लगभग 5-6 सदस्य मिलकर के खेती का काम कर रहे हैं। तो अब जरा ये सोचना है कि जो उस खेत की उत्पादन क्षमता है, अगर मान लिया जाए कि 1 हेक्टेयर भूमि में 1 क्विंटल गेहूं उत्पादित हो सकता है, 4 मजदूर अगर काम करेंगे तो वह 1 क्विंटल अनाज उस भूमि से उत्पादित कर सकते हैं। तो क्या मजदूरों की संख्या बढ़ा देने से अनाज की मात्रा बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं है। लेकिन देखने में यही मिलता है कि लोग जरूरत से ज़्यादा उस कार्य में जुड़े हुए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें उस काम से हटा भी दिया जाता है तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में अधिक रोजगार प्राप्त होने के पीछे क्या कारण है। तो इस क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी देखने को मिलता है। अल्प बेरोजगारी अर्थात लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, जो उनकी क्षमता होनी चाहिए, जितना उन्हें करना चाहिए उससे कम काम करते हैं, क्योंकि उस कार्य में बहुत सारे श्रमिक जुड़े हुए हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? तो यह देखने को मिल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में लोग जरूरत से ज्यादा काम में लगे हैं। कृषिगत कार्य है, जहां 4 मजदूर की आवश्यकता है वहां 6, 7, 8, 10 मजदूर लगे हुए हैं। और इस प्रकार की स्थिति जो है उत्पादन में कहीं कोई अंतर नहीं लाता है। उत्पादन उतना ही हो रहा है लेकिन श्रमिक जरूरत से ज़्यादा लगे हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। तो अब यह एक प्रश्न है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर कुछ चर्चा की जा रही है। सबसे पहली बात, जब कृषिगत क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं तो सिंचाई की सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है।
सिंचाई की व्यवस्था में सुधार। पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं कि कुछ एक किसान ऐसे हैं जो कि अपने कृषिगत कार्य के लिए मानसून पर निर्भर है। बारिश होती है तभी वह अपने कृषिगत कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। अगर किसी वर्ष में मानसून समय पर नहीं आया, बारिश सही तरीके से नहीं हो पाई, तो वह खेती का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, फसल उनका उत्पादित नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में वर्ष भर लोग काम में भी लगे रहे और उत्पादन भी नहीं हुआ, तो अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है? तो सरकार अधिक से अधिक पोखर, तालाब, बांध इत्यादि का निर्माण करवा सकती है, सिंचाई के साधन को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवा सकती है। ऐसा करवाने से एक तो उन तालाबों को खोदने में जिन श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ वह तो है ही, साथ ही साथ किसानों को भी मानसून पर जो उसकी निर्भरता है वह समाप्त हो गई। दूसरी बात, विद्यालय, चिकित्सालय, उद्योग, इत्यादि का विकास। तो देख रहे हैं कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो रोजगार की कमी है उसको दूर करने के लिए कुछ एक और भी उपाय हो सकते हैं, जैसे कि देश में अधिक से अधिक विद्यालय की स्थापना करके, विद्यालय को खोल करके शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार को तैयार किया जा सकता है। विभिन्न विद्यालयों को तैयार करने के क्रम में विद्यालय तैयार करने वाले मजदूर, उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ। ईंट भट्ठे, उनकी जैसो ईंटों की बिक्री हुई। सीमेंट उद्योग, बालू और भी प्रकार के सामग्री, इन सारी चीज़ों का उपयोग किया गया और जब विद्यालय तैयार किए गए तो हजारों लाखों शिक्षकों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करके अधिक से अधिक हॉस्पिटल तैयार करके लोगों की स्वास्थ्य दशाओं में सुधार की जा सकती है। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति रोजगार करने में सक्षम होंगे। ये हॉस्पिटल जो तैयार किए जाएंगे इसमें अनेक डॉक्टर, नर्स इत्यादि को काम करने की आवश्यकता होगी, उन्हें रोजगार प्राप्त होगा। तो अनेकानेक प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि अतिरिक्त कार्य का सृजन करके रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके आगे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? रोजगार को बढ़ाने हेतु अनेकानेक सुझाव दिए गए हैं, लेकिन सुझाव को सैद्धांतिक रूप में देना और व्यवहारिक रूप में अमल में लाना दोनों में काफी भिन्नता है। इसलिए तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को सामने लेकर के कार्य किया जाना ज़्यादा लाभकारी है
तो भारत सरकार ने सन 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रोजगार गारंटी अधिनियम को लाया। यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के नाम से जाना जाता है। इसमें संशोधन करके महात्मा गांधी शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए अब इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। यह अधिनियम 2005 ईस्वी में लाया गया और इसके जो प्रावधान हैं, इस प्रावधान में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम हो, कार्य करने का इच्छुक हो, वह पंजीकरण अपना कराए और सरकार ऐसे लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। अगर यह रोजगार प्रदान कराने में सरकार असक्षम होती है तो ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। आज के पाठ में यहीं तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब शेष अंश की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।